तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा हम HPSC 2022 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, तो हमने प्रीवियस वीडियो में 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो अभी हम 26 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या बोल रहा है 26 बोल रहा है था एवरेज डेली वाटर कंजप्शन ऑफ ए सिटी इज़ 20,000 क्यूमेक, द पीक आवरली डिमांड विल बी। तो क्या बोल रहा है कि एवरेज डेली डिमांड दे रखी है उसने। तो एवरेज डेली डिमांड कितनी दे रखी है? 20,000 दे रखी है उसने। सॉरी, ये क्यू मैक है। तो लेट इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होती है हमारी? मैक्सिमम डेली डिमांड होती है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, दैट इज़ क्यू। और मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है हमारी कितनी? 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.8 इंटू क्यू। क्यू हमारी 20,000 दे रखी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.8 इंटू 20,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 1.8 इंटू 20,000, ये आ गया 54,000 क्यूमेक। तो पर डे है, क्यूमेक पर डे है, हमें आवरली में निकालना है ना। तो क्यूमेक पर आवर, तो 24 से डिवाइड मार देंगे, तो 54,000 बाई 24, ये आ गया 2250 क्यूमेक पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? देखो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। या तो ये 2 लाख क्यूमेक एवरेज डेली डिमांड होगी, तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा बी। तो अभी करेक्ट आंसर कितना होगा इसका? 2250 होगा। तो हम इसको 2 लाख मान लेते हैं, तो ऑप्शन लगा देंगे 2250। करेक्ट आंसर वैसे अगर 20,000 के अकॉर्डिंग तो 2250 ही होगा। तो 27, क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट हजार्डियस मेटल ह्यूमन बींग्स इज। तो ऑप्शन ए है बेरियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सिल्वर, आर्सेनिक। हाँ, क्या है? आर्सेनिक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है, तो इनमें कैंसर वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन से होते हैं? कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं। तो विच कॉजेज कैंसर, इट कैन कॉजेज कैंसर, सो इट इज़ द मोस्ट हजार्डियस मेटल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द एल्गी कंट्रोल। एल्गी कंट्रोल के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? तो हमें पता है कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। कि क्या करता है? जो एल्गी होती है उसके सेल वॉल को डैमेज कर देता है, सेल वॉल को डैमेज कर देता है। फोटोसिंथेसिस जो एल्गी में प्रोसेस होती है उसको ये स्टॉप कर देता है, जिससे कि एल्गी मरने लग जाती है। तो कौन सा है? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द 2 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हमें बताने हैं। प्राइमरी सल्फर ऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, जिसको पैन बोलते हैं, ये भी क्या होता है? ये भी क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, और डी ऑप्शन है ओजोन ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। देखो इसमें भी पेन आ रहा है, तो ओजोन ऑक्साइड आ रहा है, ये भी सब ये सेकेंडरी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ये होती है प्राइमरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, 2 बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ ए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट कौन से होंगे? प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कार्डबोर्ड एंड ग्लास भी क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लेदर, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो फूड वेस्ट एंड गार्डन ट्रिमिंग, ये बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए नेशनल हाईवे हैविंग ए डिजाइन स्पीड ऑफ 90 kmph। मतलब डिजाइन स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 90 kmph।
डाटा लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, विद सुपर एलिवेशन ऑफ 0.1, सुपर एलिवेशन कितना देखा है 10%, मतलब 0.1, एंड कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15, लेटरल फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.15। तो ई और एफ में क्या रिलेशन होता है, तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, वी के एम पी एच में होगी। तो ई कितना दे रखा है 10% 0.1 प्लस एफ लेटरल फ्रिक्शन दे रखा है 0.15, 90 स्क्वायर अपॉन 127R। तो यहाँ से वैल्यू आर निकालेंगे, आर हो जाएगा आर इक्वल टू 90 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 0.1 प्लस 0.15। तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कितनी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू 90 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 0.25, ये आ रही है 255.11 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए हाईवे हैविंग ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph एंड कैम्बर ऑफ 3%। मतलब क्या है कि हमें कितनी मिनिमम रेडियस चाहिए, मिनिमम रेडियस चाहिए जिससे हमें सुपर एलिवेशन न प्रोवाइड करें, तो हमें एटलीस्ट कैम्बर के बराबर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें अलग से एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट ई इक्वल टू कैम्बर के बराबर पुट करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। 225 मीन्स मतलब मिक्स ट्रैफिक डिजाइन के लिए प्रोवाइड कर लें, जो 75% होता है। तो क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 25। ई क्या है, कैम्बर के बराबर हमें सुपर एलिवेशन एटलीस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कैम्बर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। कैम्बर कितना दे रखा है 0.03, और वी कितनी दे रखी है हमें 80 स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। आर को मिनिमम भी बोल दो, मिनिमम रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आर कितनी आएगी, आर आ रही है 948 आ रही है, 948 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब ए, नियरेस्ट ऑप्शन है 940 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 द ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स ए शेड्यूल्ड डेली ट्रक सर्विस बिटवीन टू सिटीज। One way journey takes 85 hours. A minimum layover of 5 hours is to be provided in each city. How many trucks are required to provide this service? मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन को समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे एक ये लोकेशन है और एक अदर लोकेशन है, तो जाने का टाइम कितना है 85 आवर्स, और ले ओवर टाइम कितना है यहाँ पे, मतलब 5 आवर्स, जो कुछ उसको मतलब अनलोडिंग लोडिंग करने में लग रहा होगा। और जो रिटर्न टाइम कितना है वो भी 85 आवर्स है। तो हमें जो कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें मतलब डेली सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो कितनी ट्रक नीडेड होगी। मतलब क्या है कि अगर एक ट्रक यहाँ से गया तो कंटिन्यूस मतलब यहाँ डेली ट्रक कितने नीड होंगे, जो यहाँ डेली ट्रक यहाँ पे आए। तो जैसे एक ट्रक, जैसे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 85 प्लस 85, और जो ले ओवर टाइम है 5 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 आवर्स। तो 175 आवर हमें डेली देखना है कितने ट्रक प्रोवाइड करने के, तो डेली के लिए 24 आवर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 7.29 ट्रक। और ट्रक कोई डेसिमल में तो होता नहीं है। अगर 7, अब क्या है 7, अगर मिनिमम प्रोवाइड करेंगे 7, तो क्या हो जाएगा मतलब, तो एक ट्रक कम पड़ जाएगा, मतलब 0.29, ये जो फैक्टर है ये कम पड़ जाएगा, जो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। तो हम इसके लिए हम 8 ट्रक प्रोवाइड करेंगे, ना कि 7। तो वी विल मतलब 8 ट्रक की ज़रूरत होगी अगर कंटिन्यूस सर्विस हमें डेली सर्विस देनी है, तो A to B लोकेशन
ये ए है, ये बी है। अगर हमें डेली सर्विस देनी है ए टू बी, एक ट्रक डेली बी पर जाएगा तो हमें 8 ट्रक्स की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगी। अब मिनिमम नहीं लिखना है, 7.29 है तो 8 ट्रक चाहिए, क्योंकि 7 में कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, एक ट्रक कम पड़ जाएगा। तो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 34, ए रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव 2 आवर पीरियड्स आर, 2 आवर के पीरियड सक्सेसिव पीरियड पे हमें रेनफॉल दे रखी है, मतलब 5 mm है और 28 mm है और 16 mm है। अगर इनकी इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आवर का है ना, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटेंसिटी, 2.5 mm पर आवर। ये कितना हो जाएगा, 14 mm पर आवर, और ये हो जाएगा 8 mm पर आवर। ये इनकी इंटेंसिटी है। तो सरफेस रन ऑफ कितना दे रखा है, रन ऑफ दे रखा है 32 mm। हमें फाई इंडेक्स निकालनी है। अब इसका देखो एक हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करके देखें तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोग्राफ आ जाएगा 0 से 2 आवर पे कितनी इंटेंसिटी है, 2.5 है, मतलब 0 से 2 आवर, ये 0 है ये 2 है, और 2 से 4 आवर में कितनी है, 14 mm पर आवर है, ये हो जाएगी 14। सॉरी ये थोड़ा हो गया। और नेक्स्ट 2 आवर में कितनी है, 4 to 6 में कितनी है, 4 to 6 में 8 mm पर आवर, यहाँ आ जाएगी 8। तो ये कितने हैं, 2.5 है, ये कितना है 14 है, और ये कितना है 8 mm पर आवर है। तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा होगा, तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन कितना, मतलब वो डब्ल्यू इंडेक्स होता है एवरेज इनफिल्ट्रेशन। तो डब्ल्यू इंडेक्स कितनी है, डब्ल्यू इंडेक्स तो टोटल रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन टोटल टाइम होगा। तो टोटल रेनफॉल कितनी हो रही है, 5 + 28 और +16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 5 21 + 28 49 टोटल रेनफॉल हो रही है। तो 49 माइनस, और रन ऑफ कितना है हमारा, मतलब ये बार डब्ल्यू इंडेक्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, P - R/T, टोटल रेनफॉल रन ऑफ अपॉन टोटल टाइम। तो 49 रन ऑफ कितना है 32, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर का है तो 6 आवर हो जाएगा, 3 पीरियड है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 - 32 अपॉन 6, ये आ गया 2.33 mm पर आवर। और फाई इंडेक्स क्या होती है, फाई इंडेक्स होती है जो इनफिल्ट्रेशन द इनफिल्ट्रेशन विच इज़ कॉजिंग द रेनफॉल एक्सेस। और 2.33 mm पर आवर ये क्या है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन है, तो ये क्या है, ये 2.5 mm है। तो अगर इसका हम ये बनाएंगे ये आ जाएगा 2.833, तो ये जो 2.5 mm वाली इंटेंसिटी ये रेनफॉल एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रही, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब जो कितना आएगा, फाई इंडेक्स आएगी, जो फाई इंडेक्स आएगी तो कौन सी रेनफॉल, मतलब ये रेनफॉल एक्सेस कर रही हैं, ये वाली जो ड्यूरेशन है ये रेनफॉल एक्सेस कर रही हैं, तो कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, मतलब तो अब टोटल रेनफॉल कितनी आएगी, 28 + 16, और रन ऑफ कितना हो जाएगा, रन ऑफ है 32। अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ये दो इंटेंसिटी तो प्रोवाइड कर रही है रेनफॉल एक्सेस, तो कितना आ जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। तो 20 + 16 ये हो जाएगा 44 - 32/4, तो 12/4 3 mm पर आवर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 3 mm पर आवर, ऑप्शन ए। क्या है कि वो ये डब्ल्यू इंडेक्स होता है जो टोटल इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब एवरेज, और जो फाई इंडेक्स होती है जो उसका इनफिल्ट्रेशन रेट होता है जो रेनफॉल एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। जैसे 2.5 mm वाली इंटेंसिटी ये रेनफॉल एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे,
तो जो कर रही है उसको कंसीडर करेंगे फाई इंडेक्स निकालने के लिए, और फाई इंडेक्स हमेशा डब्ल्यू इंडेक्स से ज़्यादा आएगी, कम कभी नहीं होती। तो ये डब्ल्यू इंडेक्स हमारी 2.833 आई, तो फाई इंडेक्स 3 आई है, जो कि सही है। अब क्या कह रहा है, 35 कह रहा है द हाइड्रोलिक जंप इन ए स्टिलिंग पूल ऑफ 1:20 स्केल वाज ऑब्जर्व टू बी 90 mm। द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ द जंप विल बी। तो क्या है, जो स्केल रेशियो दे रखा है LR = 1/20 दे रखा है। अब 90 mm क्या है, उसमें स्टिलिंग पूल में हाइट है जंप की, तो प्रोटोटाइप में कितनी होगी। प्रोटोटाइप में चलो लेट x मान लेते हैं, मतलब d मान लेते हैं, ये d है, और स्केल रेशियो कितना दे रखा है अपना 1/20, तो कितना आ जाएगा, d = हो जाएगी 90 mm × 20, तो कितना हो जाएगा 1800 mm आ गया, 1800 mm और 1.8 mm, 1.8 मीटर सॉरी। तो कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा ये ऑप्शन में मिस्टेक है, या तो 1800 mm हो गया या 1.8 मीटर होता है, ये मीटर होता है, फिर ये ऑप्शन होगा 1800 mm या और 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, an inert tracer is interjected continuously from a point in an unsteady flow field. The locus of location of all tracer particle at an instance of time. At instance of time, तो ये क्या होता है, स्ट्रिक लाइन होती है, स्ट्रिक लाइन होती है। जैसे क्या है, अगर ये पाइप है, यहाँ से ये पार्टिकल गई, यहाँ से ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो एक एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, तो ये जो पार्टिकल की जो लाइन बन रही है, ये स्ट्रिक लाइन होती है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट मतलब एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट टी, तो ये स्ट्रिक लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोल रहा है, wheat crop requires 55 centimeter of water during 128 days। 55 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग 128 days ऑफ दिस पीरियड। तो टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 100 mm। अज्यूमिंग इरीगेशन एफिशिएंसी 60%, द लैंड एरिया इन हेक्टेयर विच कैन बी इरीगेटेड विद कैनल फ्लो 0.011। तो हमें नेट क्या 55 सेंटीमीटर टोटल रिक्वायरमेंट है, तो नेट कितनी 100 mm की हमें रेनफॉल मिल रही है, तो नेट रिक्वायरमेंट कितनी होगी, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट होगी, जो नेट डेप्थ रिक्वायरमेंट होगी हमें कितनी होगी, नेट डेप्थ रिक्वायरमेंट 55 सेंटीमीटर माइनस 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें 45 सेंटीमीटर की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें इसके लिए अब देखते हैं, पुट कर वो फार्मूला डेल्टा = 864 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। तो यहाँ से ड्यूटी निकाल लेंगे हम, तो कितना हो गया 45 क्रॉप वो है डेप्थ है 45, 864 बेस पीरियड कितना दे रखा 120 days अपॉन डी। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी आएगी 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब क्या कह रहा है कि मतलब एज्यूमिंग इरीगेशन एफिशिएंसी टू बी 60%, मतलब क्या है कि 40% लॉस हो रहे हैं, तो ड्यूटी कितनी कम हो जाएगी ड्यूटी, तो ड्यूटी 60% एफिशिएंट है ओनली 0.6 × 2304, इतनी इफेक्टिव ड्यूटी होगी इसकी हेक्टेयर पर क्यूमेक, क्योंकि मतलब
40% लॉसेस हो रहे हैं, तो जो 1 क्यूमेक है वो कम एरिया इरीगेट करेगा, तो ड्यूटी भी कम हो जाएगी। और अब ये आ गई इफेक्टिव ड्यूटी। अगर इसको मतलब डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल आएगा, सॉरी वो हाँ एक एरिया निकल आएगा, मतलब 0.6 इंटू 2304 इंटू डिस्चार्ज 0.01, ये आ जाएगा हेक्टेयर में आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो कितना आएगा, ये 13.824 हेक्टेयर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, द थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट। कौन सा लेमिनार फ्लो है? लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट एट पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर एंड एट पॉइंट बी विच इज 1 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए इज 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लीडिंग एज ऑफ द प्लेट फ्रॉम ए। तो देखिए क्या है, यहाँ देखते हैं, यहाँ काफ़ी जगह है। क्या बोल रहा है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये क्या है, इसकी लीडिंग एज है, लीडिंग एज। तो बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर ऐसे, ये बाउंड्री लेयर है। तो वो क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर, लेट ये पॉइंट ए है, यहाँ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है बाउंड्री लेयर, और क्या कह रहा है, और बी पे कितनी है, बी पे 3 सेंटीमीटर, और बी की जो लोकेशन है वो क्या है, 1 मीटर ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ ए है। बी की जो लोकेशन है 1 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए, और यहाँ बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है कंडीशन। हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ लीडिंग एज ऑफ द प्लेट फ्रॉम ए। हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये लेट हम इसको मान लेते हैं डी। तो लेमिनार में जो लेमिनार में क्या रिलेशन होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस का, लेमिनार में होता है लेट डेल्टा एक्स 5x अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर REX। तो REX क्या होता है, VX अपॉन म्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, VX अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स अपॉन V इंटू एक्स अपॉन म्यू। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से देखो V भी कांस्टेंट रहेगी, म्यू कांस्टेंट रहेगी, 5 भी कांस्टेंट रहेगा, और ये रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये कट करेंगे तो ऊपर रूट एक्स आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स इक्वल टू सब कांस्टेंट हो जाएगा C इंटू रूट एक्स। तो क्या है, बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है खाली डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है। और जो एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये लोकेशन है, ये इधर एक्स है, और ये क्या है, डेल्टा एक्स है। अब देखो, तो डेल्टा एक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है। तो ए पे कितनी 2 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस कितनी है, डी है, और बी पे कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और एक्स कितनी D+1 है। यहाँ से काउंट होगी ओरिजिन से एक्स, और इधर बाई में डेल्टा एक्स है। तो लेसन में लगाएंगे, जो 2 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन रूट एक्स एट ए इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन रूट एक्स एट बी। ये हो गया रिलेशन। अब डेल्टा एक्स एट ए पे कितनी है, ए पे कितनी 2 सेंटीमीटर, और एक्स की क्या डिस्टेंस है, रूट डी ओरिजिन से, और बी पे कितनी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, और एक्स कितनी है, D+1 है, √D+1। अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, मतलब 4/D
बराबर 9/d+1। अब देखिए इसको मैं इधर यहाँ ला रहा हूँ, तो 4 ये हो जाएगा 4d+4 = 9d। 9d तो 4 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5d, और d वैल्यू कम सा, d की वैल्यू आ जाएगी 4/5, दैट इज़ 0.8 मीटर। ये आएगी 0.8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन डी। जो लीडिंग एज और प्लेट ए में जो डिस्टेंस होगी वो 0.8 मीटर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? द ऑब्जर्व्ड मैग्नेट bearing of line OE was measured at 185 degree. It was later observed that station O had a local attraction of +1.5 degree. अच्छा, the true bearing of the line OE considering a magnetic declination of 3.5 degree east shall be. तो क्या है? जैसे क्या है, ये है लोकल अट्रैक्शन कितना हो रहा है? लोकल अट्रैक्शन +1.5 डिग्री का हो रहा है। ये +1.5 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है, सॉरी ये 1.5 डिग्री का। तो जो O है, लेट ये O है और ये OE है, तो ये कितनी दे रखी है? अब लोकल 185 दे रखी है, तो करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी? +1.5 करना पड़ेगा, यानी करेक्ट बियरिंग तो मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ से होगी, तो ये कितनी होगी? 185 + 1.5 = 186.5 डिग्री। ये क्या है? ये करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग है, अभी ट्रू बियरिंग नहीं है, ये है करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग। हमें निकालना है ट्रू बियरिंग। अब क्या है? डिक्लिनेशन दे रखा है हमें 3.5 डिग्री ईस्ट शैल बी। देखो एक तो सीधा सीधा ये रिलेशन होता है कि ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है तो नेगेटिव ले लेते हैं। तो अभी देखो इसमें क्या है? ईस्टर्न है, तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस जो ईस्टर्न डिक्लिनेशन है। तो मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दे रखी है? हमारी करेक्टेड जो मैग्नेटिक बियरिंग आई थी वो आई थी 186.5 + 3.5 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधा सीधा 190 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। अगर इसको आप सीधा फिगर से देखोगे तो फिगर से कैसे होगा? मतलब हमारी करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आई थी? 186.5। तो देखो जैसे ये है, ये देखो ये ट्रू बियरिंग है, और जो ईस्टर्न डिक्लिनेशन दे रखा है, ये डेल्टा है, ये कितना दे रखा है? 3.5 डिग्री दे रखा है, ये 3.5 डिग्री दे रखा है। और ये क्या है? ये है मैग्नेटिक बियरिंग, और जो OE हमें यहाँ दे रखी है E। तो अभी ये करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग कितनी आई थी? 186.5। हमें ये ट्रू बियरिंग से देखनी है, तो ट्रू बियरिंग वाली कौन सी डिस्टेंस होगी? ट्रू बियरिंग वाली एंगल होगा, ये होगा जो 186.5 में हमें 3.5 प्लस करना पड़ेगा। 186.5 + 3.5 190 डिग्री। यहाँ तो सीधा फिगर बना के देख लो, यहाँ सीधा अगर फिगर में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लो। ईस्टर्न के लिए प्लस ले लेना और वेस्टर्न के लिए माइनस ले लेना, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 ड्यूरिंग ए लेवलिंग वर्क अलोंग ए फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग ए डंपी लेवल एंड ए स्टाफ फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग्स वर टेकन। मतलब हाँ, एंड 1.32 व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग दीज 4 रीडिंग इन ए लेवल बुक। देखिए सडन चेंज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है 0.36। देखिए क्या है, अगर इसका हम सीधा वो देखें प्लॉट, ये फॉलिंग ग्रेडियंट है एक तरह से,
रीडिंग मतलब बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, फॉलिंग ग्रेडियंट है। ऐसे ही है। अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है तो हमने पहली रीडिंग कौन सी ली, 1.785 ये। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप है तो ये रीडिंग बढ़ गई यहाँ पे, तो ये क्या है, 1.785 है यहाँ पे, 1.785। और ये यहाँ पे कितनी है, 2.935। अब देखिए यहाँ पे 2.935 के ना 0.36 मीटर हो रही है, तो मतलब सडन चेंज हो रहा है। तो अगर कंटिन्यूस होता तो रीडिंग यहाँ पे 2.935 से ज़्यादा होती, यहाँ होती तो यहाँ क्या है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई है। तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हुई है, तो जब यहाँ पर रीडिंग ली तो ये आई 0.36 मीटर, 0.36 मीटर। अगर आगे रीडिंग ली तो फिर रीडिंग बढ़ जाएगी 0.36 से, 0.36 से होगी 1.32 मीटर, 1.32 मीटर। अब देखो सबसे पहली रीडिंग कौन सी होती है, बैक साइड होती है। और जो इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं तो सबसे लास्ट वाली रीडिंग कौन सी लेते हैं, 4 साइड लेते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड करेंगे 0.36, ये भी बैक साइड हो जाएगी। और जो सर्वे ख़त्म हो रही है तो लास्ट रीडिंग को क्या होती है, 4 साइड होती है, 4 साइड। तो क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बैक साइड 4 साइड एंड बैक साइड 4 साइड। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। ये पॉइंट मतलब क्या है कि कंटिन्यूस रीडिंग इंक्रीज नहीं हो रही, एकदम सडन चेंज हुआ है 0.36, तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। और अगर ये फिगर से देखना है तो यहाँ से और ज़्यादा इजी पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40, तो बैक साइड 4 साइड, बैक साइड 4 साइड, कौन सा है, ऑप्शन ए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, इफ़ ए +0.8 ग्रेड मीट से -0.7%, ये 0.8% का है, राइजिंग है। और ये क्या है, मतलब फॉलिंग है, 0.7%। ग्रेड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड फॉर 30 मीटर डिस्टेंस 0.05%। 30 मीटर जो रेट दे रखा है 0.05% पे दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व विल बी, तो ये नेट डेविएशन कितना हो जाएगा इसका, तो नेट डेविएशन एन क्या हो जाएगा, 0.8 -0.7, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8 + 0.7, तो नेट डेविएशन आ जाएगा 1.5% का। ये हमें रेट दे रखा है, मतलब क्या है, 0.05% में 30 मीटर है, तो 1.5% में कितना होगा, सीधी बात है, 30 मीटर 0.05 1.5% में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 900 मीटर। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 42, द प्लान ऑफ मैप वाज कॉपीड टू ए रिड्यूस साइज सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 100 mm मेजर्ड 90 mm। क्या है कि लाइन श्रिंक कर गई है, तो कौन सा फैक्टर लगेगा, श्रिंकेज फैक्टर लगेगा। ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वाज 1/1:900, द रिवाइज्ड स्केल वुड बी, तो श्रिंकेज फैक्टर कितना होगा, श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा 90 mm/100 mm, श्रिंकेज फैक्टर हो गया 0.9। तो रिवाइज्ड स्केल क्या होगा, रिवाइज्ड स्केल होगा, रिवाइज्ड स्केल, रिवाइज्ड स्केल हो जाएगा श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर कितना होगा, 0.9 इंटू ओरिजिनल स्केल क्या हो गया, 1/900। तो कितना आ जाएगा, 0.9 से डिवाइड मारेंगे 900 में, तो ये हो गया 1/1000। ये हो गया रिवाइज्ड स्केल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज ए डायमीटर D
टिल L/2 डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, एक रॉड है, टोटल लेंथ उसकी L है, और जो L/2 तक है वो डायमीटर क्या है, D है उसमें, एंड नेक्स्ट L/2 में डायमीटर 2D है। क्या है, ये रॉड है, ये D है, ये 2D है डायमीटर। ये L/2 है, ये L/2 है। ओके, मैं पुल लग रहा है, इफ द रोड इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ मैग्नीट्यूड P। पुल लग रहा है, पुल कितने का लग रहा है, P का पुल लग रहा है ऐसे। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है। तो दो सेक्शन ले लेते हैं, ये आ गया और ये आ गया। तो देखो ये सेक्शन क्या हो गया, लेट इसको 1/1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 2/2। तो एट सेक्शन 1/1 कितनी स्ट्रेस होगी, एट 1/1, तो P/π/4 2D का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2, 4 कट जाएगा, तो P/πD स्क्वायर। अब क्या है, हम एट सेक्शन 2/2 पे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, एट 2/2 एट 2/2 पे कितना हो जाएगा, देखो अब ये P है, इसके लिए क्या है, इसके लिए तो ये कोसेंट्रिक है ये। अब यहाँ पे जो P लग रहा होगा, ये थोड़ा इधर इस लाइन के शिफ्ट करेंगे तो ये तो P आ जाएगा, और एक ये मूवमेंट देगा। मूवमेंट कितने का देगा, P/D/2, ऐसे ये मूवमेंट देगा ये। तो एक मूवमेंट भी आएगा, मूवमेंट कितना हो गया, P/D/2। तो अब सेक्शन 2/2 पे निकालेंगे, तो एक तो आ रही है डायरेक्ट स्ट्रेस और एक आ रही है बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एट 2/2 का क्या कॉम्बिनेशन बनना है, एट सेक्शन 2/2। तो कितना मतलब एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रही है और एक आ रही है बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी आ रही है, P/π/4 × D स्क्वायर, और एक बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है। देखिए क्या है कि ऊपर क्या है, ऊपर टेंसल होगी, नीचे कंप्रेस होगी, तो हम ऊपर वाली स्टेज पर निकाल रहे हैं। तो क्या आ रही है, ये बेंडिंग स्ट्रेस, मूवमेंट कितने का क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी M/I होती है ना। तो मूवमेंट कितना है, मूवमेंट है P/D/2 का है मूवमेंट। I कितना है, I क्या होता है सर्कुलर का, π/64 × D⁴, D⁴, और Y कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा D/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू आएगी सॉल्व होके, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16 P/πD4, πD स्क्वायर, D से कट जाएगा ना, πD स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ रही है, और ये कितनी आ रही है, 4P/πD स्क्वायर, 4P/πD स्क्वायर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 20P/πD स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए इधर भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, करेक्ट आंसर यही होगा 20P/πD स्क्वायर। ये इसके नियरेस्ट ऑप्शन है 16P/πD स्क्वायर।
पर करेक्ट क्या होगा, करेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट प्लस बेंडिंग का, तो कितना आ जाएगा 20p/πd²। Question number 44. In the simple theory of bending, the stress in any fiber of a prismatic beam subjected to pure bending moment is directly proportional to its distance from the neutral plane, because ये तो पता ही है क्योंकि स्टैंड डायग्राम लीनियर होता है, दैट्स वाई हम वो लीनियरिटी शो करते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन ड्यू टू द स्टैंड डायग्राम इज लीनियर। Question number 45. The shear force should be applied at the shear center of a beam having a channel cross section in order to avoid, सिंपल सी बात है, ट्विस्टिंग न हो, इसलिए हम shear सेंटर पर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, so to avoid the twisting of the cross section। Question number 46. क्या बोल रहा है, if a prismatic fixed beam undergoes a settlement delta H at the right support, what type of internal forces will be induced in the beam। जैसे क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, ये फिक्स्ड बीम है, ये फिक्स्ड बीम है, ये राइट क्या बोल रहा है, राइट सपोर्ट इसका सेटल करेगा डेल्टा एच से, ये डेल्टा एच से सपोर्ट करेगा। तो ये देखो यहाँ मूवमेंट कितना आएगा, यहाँ मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ आएगा मूवमेंट कितना आएगा, 6EI डेल्टा H/L²। ये क्या है, अगर इसकी लेंथ L है बीम की और इसकी जो है फ्लेक्सर रिजिडिटी है वो EI है, तो क्या कितना मूवमेंट आएगा, 6EI डेल्टा H/L²। इधर भी सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6EI डेल्टा H/L²। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा, देखो ये भी 6EI डेल्टा H है, इसकी भी 6EI डेल्टा H है, तो टोटल कितना होगा 12EI डेल्टा H/L²। तो जो रिएक्शन आएगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए, ऐसे इधर डायरेक्शन है तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन का कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा, टोटल कितना है 6EI डेल्टा H/L², 6EI डेल्टा H/L², तो 12EI डेल्टा H/L²। तो रिएक्शन हो जाएगा कितना, 12EI डेल्टा H/L³, 12EI डेल्टा H/L³। इसको मतलब ये डायरेक्ट कर दिया है मैंने इसको, मतलब यहाँ अगर ये ए है, ये बी है, अगर यहाँ रिएक्शन निकालना चाहो तो समझ चलो मूवमेंट अबाउट बी 0 ले लेना, यही रिएक्शन निकल जाएगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया है 12EI डेल्टा H/L³, 12EI डेल्टा H³। तो अगर इसका देखो मूवमेंट भी आ रहा है, अगर यहाँ शियर फोर्स भी आ रहा है, शियर फोर्स कितना आ रहा है 12EI डेल्टा H/L³, तो क्या है, ये बेंडिंग मतलब मूवमेंट भी आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट भी आ रहा है, और ये शियर फोर्स भी आ रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स विल बी इंड्यूस्ड इन द बीम, तो बेंडिंग मूवमेंट भी इंड्यूस होगा और शियर फोर्स भी इंड्यूस होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ट्रिपल कांस्टेंट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये टाइम कांस्टेंट जिसको होते हैं, जो ट्रिपल कांस्टेंट, इसको ये लर्न करने वाली बात है। ए टिपिकल SCC होती है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। वर्ड में ही स्लम्प की वैल्यू छुपी है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग मतलब कि हाई वर्केबिलिटी होनी चाहिए, तो कितना स्लम्प होना चाहिए, इसका अप्रोक्स होता है 650 mm। तो कौन सी रेंज में आ रहा है, ये 500 to 700 mm की रेंज में आ रहा है। ये मतलब उसी मतलब कंजेशन, जहाँ रीइंफोर्समेंट का कंजेशन ज़्यादा है उसी रीम प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, रेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस
प्रीमियम एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉस्ट। ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में काउंट होते हैं। कौन सी कॉस्ट में काउंट होते हैं? ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में काउंट होते हैं। द 50 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। द फ्लैंज ऑफ एन इन्वर्टेड सिंपली सपोर्टेड टी बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है और क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, इन्वर्टेड टी बीम है। मतलब क्या है, इन्वर्टेड टी बीम ऐसे है, ये क्रॉस सेक्शन है बीम का। और बीम क्या है, बीम की लेंथ ऐसे है। तो क्या पूछ रहा है, ड्यू टू सेल्फ वेट के, मतलब अगर इसके सेल्फ वेट होगा तो ये कैसे बेंड करेगी, ये ऐसे बेंड करेगी, ऐसे। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है कंप्रेशन और नीचे क्या आ रहा है, टेंशन, ड्यू टू सेल्फ वेट ओनली, सेल्फ वेट ओनली। तो नीचे टेंशन आ रही है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड है, तो इधर क्या है, फ्लेंज है, ऊपर क्या है, वेव है। तो क्या बोल रहा है, फ्लेंज ऑफ एन इन्वर्टेड सिंपली सपोर्टेड टी बीम सब्जेक्ट टू इट्स सेल्फ वेट विल बी इन, तो क्या है, टेंशन में होगी। चलिए अगली वीडियो में देखेंगे 51 से क्वेश्चन। अगर कोई मतलब डाउट हो